हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू की 4 सच्ची चौंका देने वाली कहानियां बताऊंगा। ये 4 कहानियां ऐसी है जहां लोग बंद गाड़ी के अंदर से गायब हो जाते हैं और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो लोग कहाँ गए और जहां वो लोग पाए गए थे वहां वो कैसे पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। हमारे पिछले वीडियो के कॉन्टेस्ट का सवाल था कि वेंडिगो की दूसरी कहानी में जिसके साथ ये घटना हुई थी उसका नाम क्या है। इसका सही जवाब है एरन और सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर की आईडी है डेविल साई। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा ताकि आप ये 4 कहानियां एंजॉय कर सके और कहानियों के अंत में पूछे गए कॉन्टेस्ट के सवाल का भी जवाब दे सके। तो चलिए बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। अक्टूबर 16, 1930 जॉन सलिवन जो कि अपने 3 साल के भतीजे लॉरेंस के साथ थे और नेवाडा डेजर्ट के बीच में गाड़ी लेके जा रहे थे। जॉन खुद एक गोल्ड माइनिंग का काम करते थे, तो वो उस वक्त वहां पे कुछ इलाके देखने गए थे कि जहां पे गोल्ड माइनिंग की जा सके। जॉन एक जगह पे आके अपनी गाड़ी रोकते हैं। अगली जगह जहां जॉन को देखनी थी वो एक छोटे से पहाड़ पे थी, तो जॉन अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं और अपने भतीजे लॉरेंस को गाड़ी में ही रुकने को कहते हैं, क्योंकि जॉन को जहां पे जाना था वो जगह गाड़ी से लगभग 200 मीटर की ही दूरी पे थी और वहां से जॉन को हमेशा ही गाड़ी और लॉरेंस दिखते रहेंगे। जॉन चलते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं और घूम के लॉरेंस को हाथ दिखाते हैं और वो भी वापस जॉन को हाथ दिखाता है ये कहते हुए कि सब ठीक है। मतलब इस वक्त तक जॉन और लॉरेंस के बीच में इशारे में बात हुई थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वैसे मैं अब बता दूं कि ये एक डेजर्ट के बीचों बीच की जगह थी। जॉन को यह भी दिख रहा था कि आसपास शायद कई मीलों तक यहाँ ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर है। लगभग अगले 2 या 3 मिनट तक जॉन आसपास के इलाके को देखता है ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पे गोल्ड मिल सकता है या नहीं, और उसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार होता है। जॉन जैसे ही सर उठा के देखता है तो उसने देखा कि गाड़ी का गेट खुला हुआ है और लॉरेंस गाड़ी के अंदर नहीं था। जॉन शुरुआत में तो ज्यादा नहीं घबराता, ये सोच के कि शायद लॉरेंस को गर्मी हो रही होगी और इसीलिए वो दरवाजे को खोल के बाहर निकल गया है। जॉन वापस गाड़ी के पास जाके जब अंदर देखता है तो लॉरेंस वहां नहीं था। जॉन फिर गाड़ी के नीचे और आसपास भी देखता है और लॉरेंस कहीं नहीं मिलता। फिर उसने जोरों से आवाज लगानी शुरू की लॉरेंस का नाम लेकर, मगर फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आता। अब कुछ देर तक ढूंढने के बाद जब लॉरेंस का कोई पता नहीं चलता है तो जॉन बहुत घबरा जाता है। उसको पता था कि इस जगह पे अंधेरा होने के बाद तापमान बहुत गिर जाएगा और एक 3 साल के बच्चे की सारी रात इस ठंड में जिंदा रह पाने की आशंकाएं बहुत कम होंगी। जॉन ये तय करता है कि उसे ज्यादा वक्त न खोते हुए जाके यहाँ मदद ले आनी चाहिए ताकि लॉरेंस को ढूंढा जा सके। और ना चाहते हुए भी जॉन वहां से गाड़ी लेके चला जाता है पास के शहर में ताकि वो ये बात पुलिस को बता सके और एक सर्च एंड रेस्क्यू चालू हो जाए। कुछ देर बाद वहां पे पुलिस आ जाती है और लॉरेंस को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है। जॉन को शुरुआत में इस बात का यकीन था कि हो ना हो लॉरेंस को किसी ने अगवा ही किया है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जॉन
कहाँ पे है, और अगर उसे गाड़ी से उतरना ही था तो वो सीधा जॉन के पास ही आता और ना ही यहाँ वहाँ कहीं चला जाता। पहले 4 दिनों तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वहां नहीं लॉरेंस के पैरों के निशान थे और न ही किसी और इंसान या जानवर के थे। उस वक्त खबरों में ये बात भी होने लगी कि एक बच्चे को रेगिस्तान से चील उड़ा के ले गई है। लोगों को यही लग रहा था कि हो ना हो इस बच्चे को एक चील उड़ा के ले गई होगी। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और फिर वो लोग वहां के एक लोकल इंसान को बुलाते हैं जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढने में माहिर था। उस इंसान को लॉरेंस के कदमों के निशान दिखाई देते हैं और वो लोग वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं एक पहाड़ी के सामने। अब कुछ एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया जाता है और वो लोग उस पहाड़ी पे अपने सारे औजार के सहारे चढ़ते हैं लगभग 400 मीटर ऊपर, और वहां पे चढ़ते हुए वो देखते हैं चोटी से पहले बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और लॉरेंस उस पत्थर के ऊपर सोया हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसको देख के लग रहा था कि उसे ना कोई चोट आई है और वो बिल्कुल ही ठीक है। लॉरेंस को नीचे उतारा जाता है और उसे जब पूछा गया कि वो उस गाड़ी से 12 किलोमीटर दूर और इस पहाड़ पे 1400 फीट ऊपर कैसे पहुंचा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह ऐसा पहाड़ था जहां एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स भी मुश्किल से चढ़ पा रहे थे, तो यह बच्चा बिना किसी चीज या मदद के कैसे इतने ऊपर पहुंच गया। और सबसे अजीब बात यह, इतने दिनों तक बिना खाके और इतनी ठंड में ये कैसे जिंदा रहा। लॉरेंस के पास किसी भी बात का जवाब नहीं था और फिर इस केस को वहीं पे बंद कर दिया गया। हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि उन 4-5 दिनों तक लॉरेंस कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। अक्टूबर 17, 1973 जेम्स और कैरल डफी ये तय करते हैं कि वो कैंपिंग करने जाएंगे। उनके पास एक बड़ी सी आरवी गाड़ी थी और उसमें वो अपना सारा सामान और 2 बच्चों को लेके, जिनका नाम था जिमी और नैटली, निकल जाते हैं। ये लोग एक जगह पे आते हैं जिसका नाम था लेक विनाची। ये जगह वॉशिंगटन में है और यहाँ पे बहुत लोग अपनी गाड़ियाँ और आरवी लेके आते हैं इस लेक के सामने कैंपिंग करने के लिए। अब ये परिवार यहाँ पहुँचता है, जिसके बाद ये लोग बाहर एक चक्कर लगाने का सोचते हैं। तभी दोनों बच्चे, जो कि इस जर्नी से बहुत थक चुके थे, सोना चाहते थे, तो कैरल दोनों बच्चों को बेड पे सुला देती है और उनकी 2 बिल्लियां जो कि उनके साथ आई थी वो भी वहीं पे उनके साथ सो जाती है। वो अपने आरवी गाड़ी को बाहर से लॉक कर देते हैं और दोनों पति पत्नी चलने लगते हैं। जेम्स कहते हैं कि वो आसपास हंटिंग के लिए अच्छी जगह कोई देखना चाहते हैं और कैरल कहती है वो लेक के आसपास ही घूमेगी। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं, मगर दोनों हमेशा अपनी गाड़ी पे नजर रखे हुए थे। लगभग 15 मिनट के बाद जेम्स अपनी आरवी गाड़ी में वापस जाके देखते हैं कि बच्चे और बिल्लियां सभी सो रहे हैं। जेम्स नीचे उतर के इशारे से कैरल को बताते हैं कि सब ठीक है। जेम्स अब चल के अपनी बीवी के पास पहुंचता है और दोनों ही थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं। अचानक उन्हें उनकी गाड़ी की दिशा से एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो दोनों ही दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। जेम्स पहले वहां पहुंचता है और देखता है कि गाड़ी के अंदर नैटली और उनकी दोनों बिल्लियां सो रही हैं, मगर जिमी वहां नहीं है। ये बात उन्हें
बहुत अजीब लगी कि एक बहुत ही जोर की चीख सुनाई देती है उनकी गाड़ी के तरफ से, जो कि उन्हें 200 मीटर दूर तक सुनाई दी, मगर उनकी बेटी और बिल्लियां फिर भी सोई हुई है। अगले कुछ देर तक जब उन्होंने पूरे इलाके को अच्छे से ढूंढ लिया और जब जिमी नहीं मिलता है, वो लोग पुलिस को इत्तला करते हैं। अब पुलिस आती है और अगले कई घंटों तक वो पूरे इलाके में अच्छे से सर्च करती है। वो लोग आसपास जितने भी लोग आए हुए थे कैंपिंग करने, उन सब से भी पूछताछ करते हैं, मगर किसी ने भी जिमी को ना ही देखा और ना ही कुछ सुना। पुलिस को अब जेम्स और कैरल पे भी शक होने लगा और पुलिस कहती है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को कुछ कर दिया है और अब ये सारी कहानी बना रहे हैं। मगर जेम्स और कैरल कसम खा के कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद अगले 4 दिनों तक एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें पुलिस थी, लोकल लोग थे, खोजी कुत्ते थे और हेलीकॉप्टर्स भी थे। ये सब मिलके इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से ढूंढते हैं, मगर जेम्स का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि इसमें बच्चे के माँ बाप का ही हाथ होगा। जेम्स और कैरल को एक पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और यह साबित हो जाता है कि वो दोनों ही सच बोल रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस को फिर भी इन पे शक था और वो धीरे धीरे जेम्स और कैरल के सभी जानने वालों से बात करते हैं, पर सभी यही कहते हैं कि ये दोनों अपने बच्चे जेम्स से बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। पुलिस को बस इतना ही पता चला कि वो बच्चा बहुत ही नाजुक है और उसे कहीं भी आने जाने के लिए अपने माँ और पापा के सहारे की जरूरत लगती है, क्योंकि ये साबित हो गया था कि जिमी के माता पिता ने कुछ नहीं किया और जिमी खुद इतना कमजोर था कि वो बाहर निकल नहीं सकता। तो एक ही चीज रह जाती है, किडनैपिंग। मगर यहाँ इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ था और पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। उस कैंप साइट के हर आदमी से अच्छे से पूछा गया था, तो ये बच्चा कहाँ गया? आज इस घटना को 50 साल हो गए हैं, मगर 17 अक्टूबर 1973 को जिमी डफी के साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चल पाया। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मार्च 26, 1962 देर रात को क्रॉफर्ड परिवार ये देखता है कि उनके 1 साल की बच्ची बीमार है। ये परिवार यूएसए की टेनेसी नामक जगह में रहता है और अब वो रात को अपने बच्ची की हालत देख के ये तय करते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। बच्ची के माँ पापा उसको और अपनी दूसरी लड़की फे को गाड़ी में लेके बिठाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ दवाई देके घर वापस भेज दिया जाता है। अब वो लोग घर वापस आते हैं और गाड़ी को पार्किंग में पार्क कर देते हैं। वो पीछे घूम के देखते हैं कि उनकी 1 साल की बच्ची तो जगी हुई है, मगर 3 साल की फे सो गई है। वो लोग सोचते हैं कि पहले वो 1 साल वाली बेटी को उसके रूम में ले जाएंगे और सुला देंगे और फिर वापस आके फे को ले जाएंगे। दोनों ही गाड़ी को लॉक कर देते हैं और छोटी बच्ची को अपने रूम में ले जाते हैं सुलाने के लिए। लगभग 3 मिनट बाद वापस आने पे उन्होंने देखा कि फे गाड़ी में नहीं दिख रही थी। गाड़ी को जब खोलने की कोशिश की तो गाड़ी अभी भी लॉक थी, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है फे उठ गई हो और हमारे साथ खेल रही है गाड़ी के नीचे छुप के। वो लोग गाड़ी को खोलते हैं और देखते हैं कि फे अंदर नहीं है। अब ये गाड़ी ऐसी थी कि इसमें बस सामने के 2 दरवाजे थे
और पीछे की सीट वाले को अगर बाहर निकल के आना है तो उसे सामने की पैसेंजर सीट को नीचे गिराना होगा और फिर सामने की सीट पे आना होगा। सामने के दोनों डोर लॉक अंदर से टूटे हुए थे, तो अगर अंदर से किसी को दरवाज़ा खोलना है तो उसे शीशे को नीचे उतारना होगा और फिर बाहर से दरवाज़ा खोलना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये संभव है कि फे ने सामने की सीट को उतारा, फिर सामने आई, फिर उसने शीशे को उतारा, बाहर से गेट खोला और उसके बाद शीशे को चढ़ा के लॉक करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। ये किया तो जा सकता है, मगर क्या एक 3 साल की बच्ची इतना जटिल काम कर पाएगी? पुलिस आती है और पूरे इलाके को ढूंढा जाता है, मगर फे का कोई पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे बर्फ गिरना चालू होती है और बहुत ठंड बढ़ती है। अब लोग इस बच्ची के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं पूरी रात ये बच्ची ठंड में कैसे गुजारेगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता है, पर फे का कोई पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह 11 बजे अचानक पता चलता है कि उनके घर से 3 मील दूर एक आदमी के घर के सामने एक बच्ची पाई गई है और वो फे है। वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी और बस उसके पास जूते नहीं थे। पूरा परिवार ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और वो बच्ची अपने घर वापस आ जाती है। अब आमतौर से अगर मिसिंग पर्सन केस में कोई खोया हुआ इंसान मिल जाता है तो केस को बंद कर देते हैं, मगर इस घटना में केस को बंद नहीं किया जाता और उसका कारण था ये बच्ची जैसे खोई थी उस वजह से। मतलब पुलिस भी जानती थी कि इस छोटी सी बच्ची के लिए ये लगभग नामुमकिन है कि वो इस तरह से गाड़ी से निकले और उसके बाद पूरी रात भर इतनी ठंड में वो कहाँ थी और कैसे वो बच्ची जंगल से होते हुए 3 मील दूर टाउन के दूसरे कोने में पहुंच सकती है। बच्चे हमेशा अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, मतलब अगर रात हो गई है तो बच्चे कहीं भी हो सो जरूर जाएंगे और फिर सुबह उठ के आगे बढ़ेंगे। तो क्या रात भर फे कहीं जंगल में सो रही थी? जब फे को इस बारे में पूछा गया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि वो वहां कैसे पहुंची। और भले ही इस केस को बहुत दिनों तक खुला रखा गया, मगर किसी को पता नहीं चला कि फे इतनी रात को उस गाड़ी से कैसे निकली और इतनी ठंड में बर्फ में रात भर चल के जंगल से टाउन के दूसरे कोने में वो कैसे पहुंची। चौथी कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये वीडियो अभी भी सुन रहे हैं तो जरूर इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी ऐसी ही और कई सारी कहानियां आप हमेशा सुन सके। तो चलिए इस मैसेज के बाद शुरू करते हैं आज की आखिरी कहानी। 2007 में पॉल वेमेंट एक 37 साल का वर्कर था जो कि सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में रहता था। पॉल का जब पहला डिवोर्स होता है तो उसको उसके 4 बच्चों की कस्टडी मिलती है और दूसरे डिवोर्स के बाद उसको उस शादी से हुए एक बच्चे की कस्टडी मिल जाती है। अब पॉल एक सिंगल बाप था और उसके पास 5 बच्चे थे। क्योंकि सबसे छोटा बेटा गेज बाकी के बच्चों से बहुत छोटा था और सिर्फ 2 साल का था, तो पॉल और गेज का रिश्ता बहुत गहरा था और पॉल हमेशा अपने साथ अपने छोटे बेटे को रखा करता था। अक्टूबर 25, 2001 पॉल ये तय करता है कि वो एक प्राइवेट जंगल में डियर का शिकार करने जाएगा। ये प्राइवेट जंगल ऐसा था कि आपको यहाँ आने के लिए एक मेंबर होना होगा और हर मेंबर को एक गेट पास दिया जाता था। तो पॉल जंगल की शुरुआत में आते हैं
और अपने गेट पास के सहारे से जंगल में एंट्री कर लेता है। थोड़ी देर तक गाड़ी ड्राइव करके वो एक जगह पे पहुंचता है और पॉल सोचता है कि वो बाहर जाके देखेगा कि यहाँ कहीं डियर है कि नहीं शिकार के लिए। पॉल ने देखा गेज गहरी नींद में है और उसने सोचा कि वो बिना उसे उठा के थोड़ा आगे जाके देखेगा कि ये ठीक जगह है कि नहीं शिकार करने के लिए, और वो बस 1-2 मिनट ही दूर जाने वाला था तो वो चला जाता है। पॉल आगे जाता है और वहां उसे 2 लोग और दिखते हैं जो कि शिकार करने आए थे। अब पॉल बिल्कुल भूल जाता है और उनसे बात करने में मशरूफ हो जाता है। लगभग 30 मिनट बाद उसको अचानक याद आता है कि गेज गाड़ी में ही है और वो भाग के गाड़ी के पास पहुंचता है। पॉल देखता है कि गाड़ी के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और गेज गाड़ी के अंदर नहीं है। पॉल उन दोनों शिकारियों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसका बेटा कहीं खो गया है। पॉल इतना ज़्यादा परेशान था कि वो बार बार चीखे जा रहा था कि यह उसकी गलती है और रो रहा था। वो सभी शिकारी गेज को ढूंढते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता तो पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस आती है और इस बच्चे को ढूंढना शुरू करती है। ये बात ध्यान रहे कि ये जंगल एक प्राइवेट जगह थी और यहाँ पे आने के लिए एक पास लगता है और बिना उसके कोई भी इस जंगल में नहीं आ सकता। तो उस वक्त पूरे जंगल में वो 3 लोग ही थे, मतलब वो 2 शिकारी और पॉल। पुलिस बहुत देर तक गेज को ढूंढती है पर जब उसका कोई पता नहीं चलता तो अब शक की सुई उन तीनों लोगों की तरफ जाती है। पॉल शुरू से यही कहे जा रहा था कि ये पूरी तरह से उसकी गलती है क्योंकि उसने अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया और उसके लिए अब क्या हो गया है। पुलिस को फिर पॉल पे भरोसा होता है और जब पॉल कहता है कि बाकी के दोनों शिकारी भी उसके साथ ही थे तो फिर से सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाता है। अगले 4 दिनों तक ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चलता है मगर गेज का कहीं भी नामो निशान नहीं था। पुलिस ने 4 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया और उसके बाद पॉल के चर्च के लगभग 150 से ज्यादा लोग इस इलाके में आके सर्च जारी रखते हैं। इन 150 लोगों में एक आदमी था जेम्स एक रात को गेज को ढूंढते हुए खो जाता है और रात को वापस अपने कैंप तक नहीं आ पाता। जिम के साथ उसका कुत्ता भी था और वो दोनों रात को एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। अगले दिन सुबह उठ के जब वो दोनों वापस अपना कैंप ढूंढना चालू करते हैं तो उन्हें वहां पर गेज का शव मिलता है। जेम्स बच्चे को उठा के बहुत देर तक घूमता है और आखिरकार उसे अपना कैंप मिल जाता है। शुरुआत में पुलिस को जेम्स पे शक होता है पर बाद में वो एक लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करता है और उस पे से शक हट जाता है। जेम्स ये कहता है कि उसको गेज जहां मिला था उसके चारों तरफ किसी जानवर के पैरों के निशान मिले थे। तो पुलिस को इस बात पे हैरानी भी हुई कि ये किस जानवर के पैरों के निशान हो सकते हैं। और तो और जहां उसको गेज मिला था वहां पे खोजी कुत्तों ने पहले भी ढूंढा था। तो ये कैसे हो सकता है कि खोजी कुत्ते उसे ढूंढे और वो वहां ना मिले। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि इसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया यानी अधिक ठंड की वजह से इसकी मौत हुई थी। पॉल पूरी तरह से टूट गया था इस वाकये के बाद और हमेशा ही वो अपने आप को इसके लिए दोष दिया करता। कोर्ट ने भी लापरवाही के लिए पॉल को 30 दिनों तक की जेल की सजा सुनाई पर पॉल गेज को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये 4 कहानियां मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है
कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि तीसरी कहानी में जिस परिवार के साथ ये घटना होती है उनका नाम क्या है। तो दोस्तों, जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। कहानियों को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े और मुझे भी ये कहानियाँ बनाते रहने का मोटिवेशन आए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।